हेलो स्टूडेंट, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैं निशा, मैं आपको जूलॉजी के लिए यहाँ पे अपॉइंट की गई हूँ। जैसा कि आपको अनिल सर ने बताया था पहले भी कि आपके लिए जूलॉजी और बॉटनी के लिए भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उन्हीं क्लासों को अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको जूलॉजी के लिए यहाँ पे कोई भी लेक्चर, जैसे कि अलग अलग टॉपिक्स आपके हो गए, अलग अलग बुक्स हो गई, उनको लेकर उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा जो आपको प्रॉब्लम्स होगी, वो सारा सिलेबस आपको एक साथ में करवाया जाएगा। ठीक है जी। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी या शेखावट यूनिवर्सिटी का ही आपको सिलेबस प्रोवाइड है। जितनी भी राजस्थान के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उन सब का सिलेबस यहाँ पे आपको मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और एक सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 टॉपिक मिल गए फिर बीच में छोड़ दिया, जैसा होता है बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स पे होता रहता है ये कि कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन कुछ नहीं मिल पाते हैं, होता है। तो वही बात है कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस से टॉपिक दिए जाएंगे। जो भी आपकी बुक्स होगी, जो भी आपके पेपर्स होंगे, उनके स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक आपको पूरे का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। एक भी टॉपिक आपको बीच में मिस नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। जूलॉजी का जो पेपर है वो कौन सा पेपर? डेवलपमेंट बायो। ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी वाला जो पेपर है वो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके। ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी अपन पेपर पढ़ रहे हैं, टॉपिक या पेपर बोल दो, कि कोई भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी अपन पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस पेपर का सबसे पहले अपन को मतलब पता होना चाहिए कि इस पेपर में है क्या। टॉपिक की बात तो अपन बाद में लेते हैं, पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि इस पेपर में इस टॉपिक का मतलब यहाँ पे है क्या, इस पेपर का मतलब क्या है। तो अगर मैं बोलूँ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को अपन हिंदी में क्या बोल देंगे? विकास। विकास बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं? परिवर्धन। क्या बोल दूं? परिवर्धन। विकास बोल दूं या परिवर्धन बोल दूं। नेक्स्ट मैं बात करूं बायोलॉजी, तो आपको पता है बायो जो वर्ड होता है, ठीक है, जो बायो वर्ड होता है उस वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, या मैं क्या बोल दूं? जीवित जंतु। जीवित जंतु। ठीक है। बायो का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीवित जंतु। ठीक है। लॉजी, ये लॉजी वर्ड है। इस लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस पूरी जो बुक है इसका मतलब समझ में आ रहा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अपन को लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका, या जीवित जंतु जो होते हैं उनका विकास का अध्ययन करना होता है। या अगर मैं बोलूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके परिवर्धन का या उनके डेवलपमेंट की स्टडी जो होती है वो किस में होती है? डेवलपमेंट बायोलॉजी में होती है। ठीक है। कि जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डेवलपमेंट की स्टडी करना, या मैं अगर साइंटिफिक बोलूं तो विज्ञान की वह शाखा या साइंस की वह ब्रांच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के विकास या लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। अब इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अपन प्लांट्स की स्टडी भी करते हैं और एनिमल्स की भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की नहीं करते। अब मैं ऐसे बोल दूंगी कि मैं एज ए जूलॉजी लेक्चरर हूँ यहाँ पे, तो मैं प्लांट्स नहीं बता सकती। आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स के बारे में कैसे बता सकते हो, लेकिन टॉपिक तो है ही ना कि जैसे जैसे धीरे धीरे अपन सीक्वेंस से चल रहे हैं कि डेवलपमेंट जो बायोलॉजी होती है उसमें अपन प्लांट्स की स्टडी भी करते हैं और एनिमल्स की भी करते हैं। अगर मैं बोलूँ प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन बॉटनी में पढ़ेंगे, है ना।
डेवलपमेंट बायोलॉजी में जितने भी प्लांट्स के डेवलपमेंट की स्टडी पढ़ते हैं वो अपन बॉटनी में पढ़ेंगे। और अगर एनिमल के डेवलपमेंट की स्टडी पढ़ रहे हैं अपन, है ना, एनिमल के डेवलपमेंट का विकास या एनिमल के डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो वो अपन किस में पढ़ेंगे? जूलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को पढ़ना क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स पढ़ने हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एनिमल्स पढ़ने हैं। तो अभी इस चीज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस टॉपिक का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके कि इस टॉपिक में आगे पढ़ना क्या है अपन को, कि ये जो डेवलपमेंट बायोलॉजी होती है उसमें अपन को करना क्या है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूँ डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी परिवर्धन जैविकी, यही तो होगा डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी परिवर्धन जैविकी। इस पूरी डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको स्टडी करनी होती है एम्ब्रियो की, या हिंदी में बोलूं तो किसकी? भ्रूण की। ठीक है, किसकी स्टडी करनी होती है? एम्ब्रियो की। जो आपके बीएससी सिलेबस है या डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो पेपर है उस पेपर में, बीएससी के पेपर में आपका जो स्टडी करने वाला पैटर्न होता है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है? एम्ब्रियो होता है। होने पे अपन किसी के भी विकास का अध्ययन कर सकते हैं। अलग अलग मैं बोलूँ कि अपन एम्ब्रियो की ही जरूरी नहीं है, भ्रूण की ही जरूरी नहीं है, किसी एनिमल यानी एनिमल का जो डेवलपमेंट हो रहा है एज के अकॉर्डिंग उसका भी अपन अध्ययन कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल और केवल करना किसका है? केवल एम्ब्रियो का करना है। ठीक है, कि एम्ब्रियो की स्टडी अपन कैसे करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इस एम्ब्रियो की स्टडी में करना क्या है, तो मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ सीक्वेंस से कि आपकी पूरी जो बुक है, ठीक है, उस पूरी बुक में कौन कौन से टॉपिक्स है और अपन को कहाँ तक पढ़ना है, एम्ब्रियो का जो अध्ययन है वो कैसे करेंगे। तो मैं बोलूँ डेवलपमेंट बायोलॉजी अपन को अध्ययन किसका करना है? एम्ब्रियो का। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है या भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है उसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। परिवर्धन कैसे हो रहा है, एज के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, मंथ के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है और कैसे एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा अध्ययन अपन करेंगे इसमें। अब बात करती हूं मैं पैटर्न की कि कहां से कहां तक अपन को पढ़ना है, कि ये जो अध्ययन होता है वो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो कहां से आया? सबसे पहले मैं बोलूं कि जो भ्रूण है वो आया कहां से, एम्ब्रियो है वो कहां से बना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम एम्ब्रियो जो बनता है वो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से या जनन अंग से बनता है। आपको ये पता है सबको? इतना तो सबको पता है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको आपको सबको पता है इतना तो, कि जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है। वो कैसे बनेगा? तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि एम्ब्रियो बनेगा कैसे। अब देखो अगर मैं मेल की बात करूं, एक साइड में बात करूं मेल की और दूसरी साइड में बात करूं फीमेल की, है ना। एक साइड अपन बात करते हैं किसकी? मेल की, और दूसरी साइड अपन बात कर रहे हैं फीमेल की। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव अंग होता है या जो जनन अंग होता है, जनन अंग, यहाँ मेल की जगह मैं क्या बोल दूं? हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहो तो नर, और इसको क्या बोला जाता है? मादा। ठीक है, कि अगर मैं बोलूं मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो जनन अंग होता है, वो क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस जिसको बोलते हैं अपन क्या? वृषण। ठीक है, अगर मैं बोलूं फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं अपन? जनन अंग। वो क्या होता है? अंडाशय यानी ओवेरी, ओवेरी या अंडाशय। ये चीज आपको समझ में आ रही है
कि जो मेल है उसका जो जनन अंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, टेस्टिस, और जो फीमेल है उसका जो जनन अंग होता है वो क्या होता है, ओवेरी। इतना पता है। अब टेस्टिस और ओवेरी है वो युग्मक बनाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करना, युग्मक निर्माण करना, क्योंकि अपन को एम्ब्रियो बनाना है। कि स्टडी किसकी करनी है, कि पूरा एम्ब्रियो कैसे बना अपना। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो एक जो बच्चा होता है, आपको पता है फीमेल्स में क्या होता है, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट रहती है तो 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक उसके जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें पूरे बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना। और उसके बाद में ही प्रसव के द्वारा बच्चा बॉडी से बाहर आता है, ये चीज आपको पता है। तो उन 9 मंथ में जो प्रोसेस चल रही है उस बच्चे में, वही तो पढ़नी है। तो उस बच्चे में ऑर्गन कैसे बने, यानी उसके हाथ कैसे बने, उसके पैर कैसे बने, कौन कौन सी जो प्रोसेस हो रही है, जैसे उसका ब्रेन है वो कैसे बना, उसका जो हार्ट है वो कैसे बना। तो ये सारी जो प्रोसेस अपन को पढ़नी है वही तो पढ़नी है अपन को। तो अगर मैं बोलूँ वो प्रोसेस ही तो मैं बता रही हूँ आपको कि मेल है, नर है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। इधर मैंने बात की फीमेल है यानी मादा है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जनन अंग क्या होता है, ओवेरी। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं टेस्टिस है, टेस्टिस से बनता है युग्मक, और युग्मक कौन सा बनता है, स्पर्म यानी शुक्राणु। तो यहाँ पे टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा यानी शुक्राणु बनाएगा, है ना। और ओवेरी है, अंडाशय है, उससे भी युग्मक बनता है। उस युग्मक को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक तो बनता है स्पर्म और दूसरा क्या बनेगा, ओवम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, ओवम बनेगा यानी अंडाणु बनेगा। ठीक है। अब टेस्टिस से स्पर्म बन गया और ओवेरी से ओवम बन गया। तो इस टेस्टिस से स्पर्म बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, शुक्राणु ने जन्म लिया। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं अपने याद रखने का तरीका, तो शुक्राणु ने क्या किया, जन्म लिया। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इधर क्या हुआ, अंडाशय से किसने जन्म लिया, अंडाणु ने। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, अंडाणु जनन। प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, अंडाणु जनन। अब आपको पता है अंडाणु जनन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं oogenesis। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, oogenesis। ये इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो क्या हो गया कि टेस्टिस से स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस यानी वृषण से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो उस क्रिया का नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। इधर मैं बोलूं कि ओवेरी से यानी अंडाशय से ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो अंडाणु से क्या बनता है, सॉरी, अंडाशय से अंडाणु बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अंडाणु जनन या oogenesis बोला जाता है। ठीक है। गैमेट्स बन गए, स्पर्म बन गया और ओवम बन गया। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो इनका क्या होता है, निषेचन होता है, जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी जो मेल के स्पर्म होते हैं उनको फीमेल में अंडाणु तक भेजा जाता है। ठीक है। यानी जो निषेचन की क्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इसलिए अपन बोलते हैं क्या, कि जो अपन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनमें कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, उनमें पाया जाता है आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो मैं क्या बोलूँ, फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म का और ओवम का आपस में क्या होगा, युग्मन। ये युग्मक है, आपस में जॉइंट होंगे तो क्या बने, इनका क्या होगा, युग्मन होगा। तो युग्मन बोल दूं मैं, और युग्मन को इंग्लिश में मैं क्या बोल दूं, फ्यूजन। युग्मन बोल दूं, युग्मन को इंग्लिश में मैं क्या बोल दूं, फ्यूजन बोल दूं। तो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है, युग्मन होता है, उसको अपन बोलते हैं निषेचन। निषेचन
यानी क्या बोला जाएगा इसको, फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो गया, बनेगा क्या, ये एक सेल थी इधर, ये एक सेल थी, दो सेल थी ना, सेल ही तो होती है, कोशिका ही तो होती है, अंडाणु भी एक टाइप की कोशिका ही है और शुक्राणु भी एक टाइप की क्या है, कोशिका है। तो ये एक सेल हो गई और इधर दूसरी सेल हो गई, दोनों सेल ने आपस में युग्मन किया तो बनता है जाइगोट, यानी युग्मनज। युग्मनज क्या बोला जाता है, जाइगोट। इसको क्या बोलेंगे अपन, जाइगोट बोला जाता है। ये चीज समझ में आई। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जाइगोट। अब इधर एन है ये, यानी अगुणित है, इधर भी एन है, यानी कैसी है, अगुणित है। एन एन बनेंगे तो क्या बनेगा, 2n, और 2n को अपन क्या बोलते हैं, द्विगुणित कोशिका। तो ये युग्मनज कैसी कोशिका है, 2n सेल है, यानी द्विगुणित कोशिका होती है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये द्विगुणित कोशिका है, तो ये मैंने एक द्विगुणित कोशिका बना दी जिसमें ये केंद्रक हो गया और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ये एक कोशिका बन गई। एक ही कोशिका से एम्ब्रियो बनता है, लेकिन क्या एक कोशिका है उसमें ये एक कोशिका ही रहेगी, आगे इस कोशिका में आगे विकास होगा तभी तो पूरा एम्ब्रियो बनेगा। ऐसे तो अपने हाथ पैर, अपना फेस, अपना नाक, अपने कान कैसे बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। तो इसका लगातार क्या करवाना पड़ेगा, नेक्स्ट मैं बोलूं तो इस जाइगोट से डिवीजन करना पड़ेगा, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे अलग अलग कोशिका बनेगी। तो मैं बोलूं 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 6, तो ये हो रहा है लगातार विभाजन। इसको अपन कौन सा विभाजन बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। तो इस एक कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है, कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। जब इस एक कोशिका में समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन, क्या बोलेंगे, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो इस एक कोशिका में समसूत्री विभाजन या कौन सा, माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ये और 2 कोशिका बनाएगी, वापस 2 में होगा तो 4 बनाएगी, 4 में होगा तो 6 बनाएगी, ऐसे लगातार कोशिकाएं बनेगी। तो इसको मैं क्या बोल दूं कि ये समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप बना लेती है, जिसको बोला जाता है मोरूला। क्या बोलेंगे अपन, मोरूला। जैसे ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगी, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर, फुटबॉल जो आपने देखी है, फुटबॉल में अलग अलग आपको दिखाई देते हैं ना, ब्लैक और व्हाइट वाले बॉक्स, वैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको अपन बोलते हैं मोरूला। स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया, मोरूला, ठीक है। और किससे बना, समसूत्री विभाजन। तो अपन इसको समसूत्री विभाजन ना बोल के मैं क्या बोल दूं, विदलन, यानी क्लीवेज, क्लीवेज, विदलन, या फिर क्या बोला जाता है, क्लीवेज बोला जाता है। युग्मनज जाइगोट बना, जाइगोट में समसूत्री विभाजन हुआ तो मोरूला बना, और मोरूला बनने की क्रिया क्या होती है, मोरूलेशन। क्या बोलते हैं, मोरूला बनने की क्रिया को मोरूलेशन। एक बार मैं बेसिक बता रही हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आएगी वैसे वैसे मैं डिटेल बताती जाऊंगी। एम्ब्रियो कैसे बनता है, पूरा अपन का जो डेवलपमेंट हुआ है, या मैं बोल दूं मैं कैसे बनी हूं, आप कैसे बने हो, वो बता रही हूं मैं, ठीक है। मोरूला बन गया। अब मोरूला में और क्या होगा, डिवीजन। अब जब विभाजन होगा, क्लीवेज होगा, समसूत्री विभाजन होगा, कुछ भी बोल दो, तब ये मोरूला वाली जो कोशिकाएं, आपको पता है ये सारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं ऐसे बाहर की ओर आने लग जाती है और बीच में खाली जगह बनाने लग जाती है, ठीक है। सारी कोशिकाएं बाहर की ओर आ जाएगी तो बीच में खाली जगह बन जाएगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सारी कोशिकाएं बाहर की ओर होती है और बीच में जो खाली जगह बचती है, ऐसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लास्टुला। जैसे बनाऊं मैं स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ऐसे बना दे, किसका फॉर्मेशन, ब्लास्टुला का निर्माण होना, क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। ऐसे बहुत सारी लेयर बन जाती है। तो जैसे मैं 2 ही बना रही हूँ, वैसे ऐसे ब्लास्टुला बन गया, जिसमें अंदर की तरफ खाली जगह और जो कोशिकाएं होती है वो बाहर की ओर आ जाती है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ब्लास्टुला। अब देखना बच्चों कि ये जो ब्लास्टुला है, ठीक है, इस ब्लास्टुला में ये जो एक एक सेल होती है जिसको बोला जाता है ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। इसमें ये जो
लेयर बनती है, जो परत बनती है, इस परत को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है ब्लास्टोडर्म। क्या बोल देंगे, ब्लास्टोडर्म। और अंदर ये जो कैविटी खाली जगह दिख रही है जिसको बोला जाता है ब्लास्टोसील, इसको क्या बोल देंगे अपन, ब्लास्टोसील। तो मोरूला बना, मोरूला में लगातार विभाजन हुआ, कोशिकाएं बाहर की ओर आ गई, क्या बना लिया, ब्लास्टूला बना लिया। अब देखो एक बात जो नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे, वो क्या है, जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, उसमें केवल एक ही सेल होती है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है। आप ये मत बोल देना कि मैम स्पर्म और ओवम है, 2 सेल बनी तो यहाँ 2 बननी चाहिए। बच्चों सेल एक ही होती है, फ्यूजन हो जाता है, यानी दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, सेल तो एक ही होती है। तो ये कैसी सेल है, एक कोशिकीय है, ठीक है। ये जो संरचना होती है युग्मनज की वो कैसी होती है, एक कोशिकीय संरचना, क्योंकि इसमें कितनी सेल है, एक, है ना, इसमें कोई लेयर है नहीं है। मोरूला की बात करूं तो मोरूला जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, मोरूला में बहुत सारी सेल होती है लेकिन इसमें देखो लेयर नहीं बनती है। तो ये कैसी होती है, बहुकोशिकीय संरचना जिसमें किसी भी लेयर का विकास नहीं होता है। ब्लास्टूला बनता है, इस ब्लास्टूला में देखना बाहर की ओर अरेंज हो गई, सेल्स भी है बहुत सारी, इसलिए बहुकोशिकीय भी है और लेयर भी बन गई, यानी कैसी है, एक लेयर भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ब्लास्टूला के अंदर। ये आपको बात समझ में आ गई इतनी। अब इस ब्लास्टूला से बनता है नेक्स्ट गैस्ट्रूला। मैं बात करूं इस ब्लास्टूला से क्या बनेगा, गैस्ट्रूला। अब क्या होगा देखना, ये जो ब्लास्टूला है ये अंदर की ओर, ये जो सेल्स होती है ना यहाँ पे से अंदर की ओर दबाव लगाती है। आपने देखा होगा कि एक गुब्बारा होता है, एक बैलून होता है, उसको पूरा गुब्बारा है उसको अपन नीचे से दबाएंगे तो वो अंदर जाता है ना पूरा का पूरा। वैसे ही मैं बोलूं कि ये जो सेल्स होती है ये ऐसे अंदर की ओर अंतर्वलित होने लग जाती है। प्रोसेस का नाम क्या है, अंतर्वलन। क्या बोलते हैं इसको, अंतर्वलन या इनवेजिनेशन। ये जो सेल्स है वो अंदर की ओर मुड़कर अंदर जाने लग जाती है और किसका निर्माण कर लेती है, गैस्ट्रूला का। जैसे यहाँ पे बनाऊं कि गैस्ट्रूला का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है, जो देखो ये जो सेल्स है यहाँ वाली वो ऐसे अंदर की ओर चली जाएगी। स्ट्रक्चर तो वही वैसी ही है ना, लेकिन सेल्स किधर चली गई, अंदर की ओर ऐसे जाने लग गई, ठीक है। तो अब इस गैस्ट्रूला में ऐसी स्ट्रक्चर बन गई ना, अब ये इसी से ही तो बनी है ये, यानी ये अंदर की ओर गई यहाँ पे तो ये ऐसी बन गई, ठीक है। अब देखना ये सेल्स जो है वही सेल है, ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे। इस कैविटी का नाम ब्लास्टोसील ना होकर क्या हो जाता है, इस कैविटी को अपन बोलते हैं आर्केइंट्रॉन कैविटी। कैविटी का नाम क्या है, आर्केइंट्रॉन कैविटी, आर्केइंट्रॉन गुहा, ठीक है। अब मैं बोलूं यहाँ पे ये वाली जो संरचना है इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। क्या बोला जाता है, ये पोर बन गया, ये जगह खाली हो गई, इस संरचना को अपन बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। अब देखना बच्चों कि इसमें ब्लास्टूला से क्या बन गया, गैस्ट्रूला बन गया। क्या बना, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला। इस एक पूरी प्रोसेस को एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। मेल है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस से किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवेरी, अंडाशय। अंडाशय से किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, जिसको अपन बोलते हैं oogenesis। अब टेस्टिस ओवेरी है, इन्होंने स्पर्म ओवम बनाया, युग्मक बनाए, इनका आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इनका क्या होगा बच्चों, फ्यूजन होगा। जब इनका फ्यूजन होता है तो फ्यूजन की प्रोसेस का नाम क्या हो गया, निषेचन। निषेचन हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन हो गया। निषेचन से क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट एक कोशिकीय सेल है, इसमें लगातार विभाजन हुआ, विभाजन की क्रिया का नाम विदलन हो गया, क्लीवेज हो गया, और क्या बना, मोरूला। मोरूला बहुकोशिकीय संरचना है। मोरूला की सेल्स जो है वो लगातार बाहर की ओर आकर अंदर की ओर एक कैविटी बना लिया। कैविटी को ब्लास्टोसील कैविटी बोल देंगे। लेयर बनती है जिसको ब्लास्टोडर्म बोल देंगे, और ये ब्लास्टोमियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ब्लास्टूला से क्या बन गया, गैस्ट्रूला। लगातार अंदर की ओर इन्वेजिनेट होकर क्या बना लिया, गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला तक बन गया। अब एक बार मैं इसको मिटा रही हूँ, अपन ने गैस्ट्रूला बना लिया। अब आगे की बात करते हैं।
गैस्ट्रुला के बाद की आगे की बात करें अपन तो देखना, गैस्ट्रुला के बाद क्या होता है, ये गैस्ट्रुला जो है ये ऊपर वाली, यहां बनाऊं, जैसे ये ऐसी स्ट्रक्चर है ना, सेल्स रहने देती हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर बना लूं। ये ऊपर वाली जो संरचना है इसको बोला जाता है एपिडर्म, है ना। ऊपर वाली संरचना को क्या बोलते हैं, एपिडर्म। और ये नीचे वाली जो संरचना है इसको बोला जाता है हाइपोडर्म। नीचे वाली संरचना को क्या बोला जाता है, हाइपोडर्म। एपिडर्म बाद में बनाती है एक्टोडर्म। आपको 3 जर्म लेयर पता है, 3 जनन स्तर पता है, 3 जनन स्तर सबको पता है ना, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और आंतरिक। तो हिंदी में पढ़ने से अच्छा है बच्चों इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि आपके देख लेना बीएससी में बुक्स जो आती है ना उनमें भी जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना वो हमेशा इंग्लिश की ही करते हैं, हिंदी में आपको दिया हुआ ही नहीं आएगा। इतनी जो मैं आपको बता भी रही हूँ ना, ये भी आपको हिंदी वाली बुक में बहुत रेयर चांस में कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ आता है। मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती नहीं दिया हुआ किसी में भी, कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ आता है। लेकिन आप देखना एक्टोडर्म को तो एक्टोडर्म ही लिखा जाता है, ऐसे लिख दो चाहिए, पर है तो ये एक्टोडर्म ही ना। वही बात है कि एपिडर्म बाद में एक्टोडर्म बनाती है, हाइपोडर्म क्या बनाएगी, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 जनन स्तर बनते हैं गैस्ट्रुला में, कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब ये तीनों जनन स्तर जो है, यानी एक्टोडर्म बोल दो, मीजोडर्म बोल दो, एंडोडर्म, ये अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। यानी अपनी पूरी बॉडी है ना वो इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से। एक्टोडर्म कुछ ऑर्गन बनाती है, जैसे अपना ब्रेन होता है एक्टोडर्म बनाता है, अपने सेंसरी ऑर्गन नोज एक्टोडर्म बनाएगा, ठीक है। विसरल ऑर्गन मीजोडर्म बनाती है, आंतरांग जितने भी होते हैं, आगे पूरा डिटेल बताऊंगी, अभी तो आपका बेसिक चल रहा है ये कि है क्या इस बुक में, ठीक है। वैसे ही कुछ ऑर्गन एंडोडर्म बनाती है। तो सारे जो अपनी बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। अब ये जर्म लेयर जब ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर देती है, जैसे एक्टोडर्म है अपना ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देगी, अपना तंत्रिका तंत्र बनाना स्टार्ट कर देगी, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन करने लग गई, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी अंग निर्माण स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, अंग निर्माण की क्रिया स्टार्ट हो गई। तो अंग निर्माण से अपने पास पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। अंग निर्माण से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो अब एम्ब्रियो कैसे बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको समझ में आया कि कैसे एम्ब्रियो बनता है, और बहुत सारी प्रोसेस है जो डिटेल है वो मैं आपको टॉपिक्स के साथ साथ करवाती जाऊंगी। तो एम्ब्रियो कैसे बना, तो आप क्या बताओगे कि मेल और फीमेल है वो क्या बनाते हैं, टेस्टिस और ओवेरी बनाते हैं, फिर उनसे युग्मक बनते हैं जिनको स्पर्म और ओवम बोला जाता है। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है। और जो युग्मनज है वो लगातार समसूत्री विभाजन करता है और मोरुला बनाता है। मोरुला से बाद में ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से आगे क्या बनेगा, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद में उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी जर्म लेयर में, तो क्या बन जाएगा अपने पास पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। ये प्रोसेस आपको पूरी की पूरी समझ में आई कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, पूरा समझ में आ गया बच्चों कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। अब आपकी बुक के अंदर अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी क्या होता है, शुक्राणु जनन। क्या हो गया, शुक्राणु जनन हो गया। आपको पता है, आप बोल दोगे कि मैम हमें ये पता है, अभी तो बताया आपने कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि टेस्टिस से स्पर्म जो बनता है, टेस्टिस यानी वृषण से जो शुक्राणु बनता है, प्रोसेस का नाम क्या होता है, शुक्राणु जनन। लेकिन क्या इतना ही थोड़ी होता है, इसमें कितनी डिटेल होती है, सेल्स कैसे कैसे डिवाइड होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, क्रियाएं होती है अलग अलग टाइप की, बाद में ही तो स्पर्म बनता है, सीधा स्पर्म थोड़ी बन जाएगा। आपको तो मैंने बताया कि ऐसे होता है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये आता है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये आता है, अलग अलग स्टेप बता रखे हैं मैंने आपको यहाँ पे, है ना। तो अपन को यही डिटेल आगे पढ़नी है। लेकिन
ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि पूरी प्रोसेस के नाम क्या क्या है और ये ही आगे आपके चलते जाएगी। पहला जो टॉपिक वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक निर्माण, है ना। कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का। एक तो क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्या हो गया, oogenesis, यानी स्पर्म का निर्माण और ओवम का निर्माण। गैमेटोजेनेसिस के बाद में दूसरी प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स बन गए, स्पर्म बन गया, ओवम बन गया, उनका फ्यूजन होगा। तो दूसरा टॉपिक जो है वो आपकी क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, निषेचन हो गया। अब युग्मनज बन गया, उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होगा। नाम क्या बताया था, क्लीवेज, यानी इधर में क्या लिख दूं, निषेचन, और इधर में क्या लिख दूं, क्लीवेज, यानी विदलन हो गया। विदलन के बाद में मोरुला बनता है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोरुला। उसके बाद में ब्लास्टुला बनता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, ब्लास्टुला। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, गैस्ट्रुला बनता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में आगे ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो जाएगी, वैसे ही प्रोसेस है। तो अपन को पढ़ना कहाँ से है, गैमेटोजेनेसिस से। ये आपको पता चल गया कि मैम हमें ये पता चल गया कि स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कैसे, कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ओवम का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस कहलाती है, पूरा एम्ब्रियो कैसे बनता है। लेकिन क्या 100 साल, 200, 1000 साल पहले ये पता था कि स्पर्म जो है वो कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है और एम्ब्रियो कैसे बनता है? तब अलग अलग अवधारणाएं या थ्योरी दी गई थी, ठीक है। जैसे कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते थे, कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते थे, सबने अपनी अलग अलग थ्योरी बना ली। जैसे गांव में लोग करते हैं ना, कभी क्या बोल देते हैं, कुछ लेडीज क्या बोलती है किसी के बारे में, कुछ क्या बोलती है, वो उनकी अलग अलग थ्योरी है। वैसे ही अपने साइंस में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको साइंटिस्ट बोला भी जाता है, लेकिन अब आप जब ये थ्योरी पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे कि मैम ये साइंटिस्ट थोड़ी थे, पर उनको उस टाइम पे वो साइंटिस्ट बोला जाता था क्योंकि उन्होंने अलग अलग थ्योरी बना दी थी और उस थ्योरी को कई टाइम तक फॉलो भी किया जाता था। लेकिन आज अपन को ये पता है, अपने पास सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे अपन को ये पता है कि कैसे एम्ब्रियो बना। अपन पूरी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, पूरा डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं, तो अपन को पता है। तो वो चीज़ अपन को गलत लगती है, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं थी तो वो थ्योरी मान्य हो गई, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई पूरी यूनिवर्स के द्वारा। अब उन्हीं थ्योरी का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एपिजेनेसिस थ्योरी क्या होती है, बेयर ने अपनी थ्योरी कौन सी दी थी, ठीक है, अलग अलग थ्योरी आ जाती है। प्रीमॉर्फेटिज्म थ्योरी क्या होती है, तो वो थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। ये प्रोसेस पढ़ाने से पहले मैं वो आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी कि वो कौन कौन सी थ्योरी थी जो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताई थी, ठीक है। तो इन थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई पूरी, इसको आप बार बार में रिपीट करो क्योंकि आप अपने नोट्स बनाओगे, पूरे प्रिपेयर करोगे तभी होगा। और एक बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसके आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूरे सीक्वेंस में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ये टॉपिक चल रहा है तो मैंने आपको पढ़ा दिया और नोट्स नहीं है इसके, आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चों। तो आप ना इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि अगर एक बार आप यहाँ पे आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको एक ही जगह पे सारा कोर्स प्रोवाइड मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको बीएससी के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने जूलॉजी कहीं और से पढ़ रहे हो, बॉटनी कहीं और से पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको एक इसी प्लेटफॉर्म पे आई स्टडी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर सारा मटेरियल एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।